हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अपने साइंस बाबा सीरीज शुरू की थी, तो आज कई सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे एडवांस लेवल के कंसेप्ट आज आएंगे और फ्लक्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप ज़रूर उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, इसकी गारंटी मेरी। तो इसलिए इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल लेक्चर है। बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर में इन्वॉल्व होने वाली है। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। तो आज जो अपन शुरू करने वाले हैं रिगार्डिंग गॉस लॉ और फ्लक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम, बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो एडवांस लेवल के आज प्रॉब्लम है, तो हर चीज़ अच्छे से देखिएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, सो दैट अगर असर्शन रीजन में कोई क्वेश्चन आया तो उसमें आपको दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं आज गॉस लॉ। व्हाट इज गॉस लॉ? उसके पहले कुछ चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे कि आपको पता है, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसमें आने वाला फ्लक्स, जो मैंने पिछले लेक्चर में देखा था आपको, जो आने वाला फ्लक्स रहेगा, यहाँ पे अगर देखोगे अच्छे से, ये आने वाला फ्लक्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जाने वाला फ्लक्स क्या लेते हैं अपन, निगेटिव। ये मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको डिस्कस किया था। क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस डायरेक्शन में रहेगी और आते वक्त एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा क्लोज सरफेस के लिए। तो एंगल बन जाएगा व्हाट, 180 डिग्री का। तो इसलिए कॉस थीटा, फ्लक्स क्या रहता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कॉस 180 इज -1, तो इसलिए निगेटिव फ्लक्स आता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे निगेटिव फ्लक्स रहेगा आने वाला फ्लक्स, और जाने वाला फ्लक्स अपन लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, तो ये पॉइंट आप इम्पॉर्टेंट नोट डाउन कीजिएगा। आने वाला फ्लक्स, आने वाला फ्लक्स क्या लेते हैं, निगेटिव, और जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव। याद रहेगा, है ना। देन सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं कोई पॉइंट बाहर ले लूँ, है ना, कोई चार्ज अगर मैं बाहर ले लूँ क्लोज सरफेस के, तो उसके वजह से फ्लक्स क्या आएगा, ज़ीरो। क्यों? इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। अगर कोई चार्ज मैंने बाहर रख दिया तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास होगी, फ्लक्स क्या रहता है भाई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस। तो ये अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस में जितनी आने वाली लाइंस है उतनी ही जाने वाली लाइंस है। अगर आने वाली लाइंस और जाने वाली लाइंस अगर सेम है एंड फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो आने वाला जितना है उतना ही जाने वाला है, तो बचा कितना, नल, कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए फ्लक्स जो रहेगा बाहर के चार्ज की वजह से ड्यू टू क्लोज इन ए क्लोज सरफेस विल बी ज़ीरो। ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे, अगर मैं यहाँ पे क्लोज सरफेस बनाऊँ, है ना, यहाँ पे Q3 और Q4 चार्ज क्या है, उस क्लोज सरफेस के बाहर है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फ्लक्स ड्यू टू चार्ज आउटसाइड क्लोज सरफेस इज ज़ीरो। ये याद रहेगा आपको। 2 मिनट। हाँ, अगर मैं कोई चार्जेस अंदर ले लूँ तो अंदर के चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना आएगा वो अपन निकालेंगे। तो इसके पहले कुछ चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। मान लेते हैं कोई चार्ज एक क्लोज स्फीयर के अंदर मैंने रखा हुआ है, जिसका रेडियस है r, जिसका रेडियस क्या है, r, और आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता है। व्हाट इज फ्लक्स, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर आप देखोगे इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। ये तो पता ही होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, KQ बाय R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, और E और DA में अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और DA वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो यहाँ पे आएगा EDA cos 0 एंड cos 0 इज 1। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, और DA कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी हो रहा है, ये पूरा का पूरा स्पीयर है ना। ये दिखने में सर्कल लग रहा है पर लेकिन पूरे जगह पे ऐसा फैला हुआ, तो पूरा का पूरा स्पीयर है। तो एरिया कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी हो रहा है, 0 से लेके 4 पाई R स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कितना आ रहा है, KQ बाय R स्क्वायर एंड सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज 4 पाई इंटू R स्क्वायर गेट कैंसिल। K को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
दिस इज क्यू, दिस इज 4 पाई 4 पाई गेट कैंसिल, तो कितना आ रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आ रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे ये जो फ्लक्स आ रहा है इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि भाई रेडियस कितना है या फिर क्लोज सरफेस कैसी है, बस वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है अगर कोई चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, उसी बात पे वो डिपेंड कर रहा है। मतलब आप चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस में रखो, चाहे ऐसी सरफेस रहे चाहे ऐसी सरफेस रहे, कोई भी अगर क्लोज सरफेस है और उसके अंदर मैंने अगर क्यू चार्ज रखा तो उसके वजह से हमेशा फ्लक्स कितना आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके पहले जो आपने देखा था ये जो Q1 और Q2 चार्ज है ये दोनों के दोनों अंदर है, तो इन दोनों के वजह से जो फ्लक्स आएगा दैट इज फ्लक्स, आई कैन से फ्लक्स ड्यू टू चार्ज inside closed surface will be equal to Q by epsilon naught, will be equal to Q by epsilon naught। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गॉस लॉ में अपन एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। मैं अगर देखूंगा यहाँ पे थोड़ा नए स्लाइड पे अपन देखते हैं, अगर यहाँ पे मान लेते कोई भी आर्बिटरी शेप है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3 और ये है Q4। तो अपन कोई भी एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करेंगे एंड दिस सरफेस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस, इट इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। क्यों गॉसियन सरफेस कहा गया, क्योंकि ये जो लॉ है वो गॉस ने दिया तो भाई उसका ही नाम दे दिया उस सरफेस को, दैट इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस मैंने बना दी, वो कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब ये गॉसियन सरफेस बनाते क्यों है, क्योंकि अगर मुझे किसी पॉइंट की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे ये गॉस लॉ या काम में आता है। दैट गॉस लॉ आपने पढ़ा भी होगा बुक में, मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता हो गॉस लॉ, एंड दैट गॉस लॉ इज गिवन बाय साइक्लिक इंटीग्रल। ये साइक्लिक इंटीग्रल क्या रहता है मैं बताता हूँ, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या रहता है, फ्लक्स। वो जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q in by epsilon naught, that is equal to summation of Q in by epsilon naught। ये हमेशा याद रखिए आप, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, यही गॉस लॉ है, इसको अच्छे से समझेंगे अपन। व्हाट इज समेशन ऑफ Q in, जो क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज रहेगा उसका मैग्नीट्यूड का समेशन, मैग्नीट्यूड नहीं मतलब जो भी रहे, प्लस रहे माइनस रहे, उस हिसाब से अपन ऐड करेंगे Q in by epsilon naught। और व्हाट इज साइक्लिक इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इट इज ए फ्लक्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी दैट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर समेशन ऑफ Q in by epsilon naught, मतलब उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्वल टू समेशन ऑफ Q in by epsilon naught। बस ये याद रखना आपको। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर किसकी वजह से रहेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, आई होप आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है सर, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 या Q4। तो मैं आपको कह दूं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये चारों चार्जेस की वजह से आ रही है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गॉस लॉ में, जहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, ये चारों चार्जेस की वजह से आ रही है। नॉर्मली बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना ये ऑल चार्जेस की वजह से आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आने वाला फ्लक्स अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव, जाने वाला फ्लक्स क्या लेंगे, निगेटिव। फ्लक्स ड्यू टू चार्जेस आउटसाइड द गॉसियन सरफेस क्या रहेगा, जीरो। जो चार्जेस अंदर रहेगा उनके वजह से फ्लक्स क्या रहेगा, समेशन ऑफ Q in by epsilon naught, मतलब जो चार्जेस का समेशन रहेगा उनके वैल्यूज Q1 प्लस Q2 by epsilon naught, ठीक है। तो उतना फ्लक्स रहेगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी गॉसियन सरफेस के ऊपर वो किसके वजह से रहेगी, वो सारे चार्जेस की वजह से रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज गॉस लॉ, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर Q in 0 हो गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, पहले उल्टा जाते हैं, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो गई तो Q in 0 होगा क्या, समेशन ऑफ Q in समझ गए ना, समेशन ऑफ Q in इक्वल टू Q1 प्लस Q2, समेशन मतलब एडिशन, ठीक है, सारी चीज़ों की, इन फॉर इनसाइड चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो गई तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, और ये टोटल टर्म 0 हो गई तो समेशन Q in by epsilon naught ये भी 0 हो जाएगा। तो समेशन Q in क्या हो जाएगा, 0। हमेशा याद रखिएगा
वेन एवर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये ज़ीरो रही, दिस इम्प्लाइज क्यू इन इज ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज क्यू इन इज ज़ीरो एंड दिस इम्प्लाइज फ्लक्स इज ज़ीरो, है ना। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्यू नेट अगर ज़ीरो रहा तो फ्लक्स ज़ीरो रहता है और फ्लक्स ज़ीरो रहा तो क्यू इन ज़ीरो आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये टोटल टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका रिवर्स ट्रू है क्या? मैं अगर बोलूँ इसका रिवर्स मतलब समेशन क्यू इन अगर ज़ीरो हो गया तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो रहेगी? नहीं। मैंने क्या बताया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से? सारे चार्जेस की वजह से। अगर मैं यहाँ पे चार्जेस नहीं रखता, मान लेते ये चार्जेस अगर नहीं होते, ठीक है, ये चार्जेस नहीं है और ये भी चार्ज नहीं है, खाली बाहर के चार्ज होते, तो बाहर के चार्ज की वजह से, इसके वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आती, इसके वजह से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आती। इसका मतलब क्या हुआ, बाहर के चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रह सकती है इवन दो अंदर के चार्जेस जीरो रहे, ठीक है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि अंदर के चार्जेस जीरो रहेगा तब भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है ना। असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, बोल्ड स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो कहीं पे भी, इफ इनेट इज ज़ीरो, है ना, इफ इनेट इज ज़ीरो दिस इम्प्लाइज फाई इज ज़ीरो, फाई मतलब फ्लक्स, एंड दिस इम्प्लाइज क्यू इन जो अंदर का चार्ज है वो क्या है? ज़ीरो है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इफ मैं अगर बोलूँ Q in is zero, then E net I can say may or may not zero, है ना, may or may not zero। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा कि Q in ज़ीरो रहेगा तब E net ज़ीरो ही रहेगा, लेकिन हाँ E net अगर ज़ीरो रहा तो फ्लक्स जो है ज़ीरो रहेगा तो Q in ज़ीरो आएगा, ये पक्का है। क्या इतनी बात क्लियर है? आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट अपन देखेंगे, हाँ यहाँ पे अपन ने देखा था, देखो गॉस लॉ पढ़ते क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ इसलिए पढ़ते क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं गॉस लॉ के थ्रू। कैसे? अब इसी प्रॉब्लम में अपन ने देखा था, कोई भी अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस में अगर मैंने कोई चार्ज रखा तो उसके वजह से जो फ्लक्स आता है, ये जो फ्लक्स आया अपना वो कितना आया? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखिएगा, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब उल्टा जाते हैं। मान लेते कोई चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर और इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस में मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूँगा ना, एक गॉसियन सरफेस लूँगा, दिस इज एक्सपेरिकल गॉसियन सरफेस लूँगा। अब गॉसियन सरफेस कैसे लेना है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो देखते हैं कितनी आती है। तो साइक्लिक इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर एंड इट विल बी इक्वल टू समेशन क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर देखूँगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने देखा था एरिया वेक्टर अगर क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर अवे रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आएगा ई डी ए कॉस जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड सभी आर डिस्टेंस पे सेम आएगी। सो मैं बोल सकता हूँ, और इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, एंड कॉस जीरो इज 1। मैं लिखता नहीं हूँ अभी। और अंदर गॉसियन सरफेस के कितना चार्ज है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो E देखो कितना आ रहा है, E इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट? ये रहता है K, तो KQ बाय आर स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई? पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितनी रहती है? यस। और ये फॉर्मूला अपन ने देखा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस। कोई भी आर अगर मैं डिस्टेंस ले लूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? दैट इज इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर। याद रहेगा आपको, याद होना ही चाहिए। ओके तो यहाँ पे अगर देखोगे मैंने यूजिंग फ्लक्स, है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करके मैंने अंदर कितना फ्लक्स रहता है क्लोज सरफेस के वो निकाला, और मुझे फ्लक्स पता था तो वहाँ से मैंने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब गॉस लॉ और जो फ्लक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ये मिलते, इससे क्या करेंगे अपन, फ्लक्स निकालना है तो नॉर्मल जो फॉर्मूला रहता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर उल्टा भी जा सकते हैं, गॉस लॉ से निकाल सकते हैं। सो दोनों इंटरकनेक्टेड है, आप इसको अलग नहीं मान सकते, दोनों एक दूसरे का ही प्रारूप है ना, ऐसे कह सकते हैं अपन। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अपन। तो इसका एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बताया था भाई, कोई भी क्लोज सरफेस अगर रहा तो फ्लक्स कितना रहता है, क्यू बाय। तो अभी अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे अलग अलग केसेस में। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे मैंने 3 कंडीशंस लिए हैं, कौन कौन सी ये देखते हैं अपन। यहाँ पे एक क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस के अंदर क्यू नॉट चार्ज है, और आपको पता है अगर कोई भी चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर रहा तो उसके वजह से जो फ्लक्स आता है वो कितना रहता है, क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल था। इसके बाद ये वाला सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे मैंने चार्ज तो रखा लेकिन क्लोज सरफेस के बाहर है, और आपको पता है अगर क्लोज सरफेस के बाहर अगर चार्ज रहेगा तो उसकी वजह से फ्लक्स कितना आएगा, 0। क्यों? क्योंकि इस चार्ज की वजह से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी उतनी ही बाहर आएगी। एज सिंपल एज दैट। सिंपल रखो चीज़ों को। अगर मान लेते मैंने कोई चार्ज अभी पेरीफेरी पे रखा, पेरीफेरी पे मतलब यह है ओपन सरफेस, और इस ओपन सरफेस के जस्ट एंड पे जो बेस है वो ओपन है, वहाँ पे मैंने क्यू नॉट चार्ज रखा है ना, ऊपर वाला पोर्शन क्लोज्ड है। तो क्या करोगे, मान लेते जैसे कि ऐसा, मैं इसको 2D में दिखाता हूँ, ये क्यू नॉट चार्ज है और ये मान लेते ऐसा स्पेरिकल सरफेस है। तो आपको एक बात पता है, उस क्यू नॉट चार्ज की वजह से चारों डायरेक्शन में जो फ्लक्स जाता है वो कितना जाता है, क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं लॉजिक यूज़ करूँगा। मुझे गॉस लॉ पता है, अगर मैं गॉसियन सरफेस क्लोज ले लूँ है ना, इसको एक क्लोज गॉसियन सरफेस बनाता हूँ। अब इस पूरे सरफेस से अगर मैं पूछूँ कि फ्लक्स कितना जा रहा है तो आप क्या बताओगे, क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। सर इसमें क्या बड़ी बात है। तो मुझे बताओ फिर आधे सरफेस से कितना जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें क्या लॉजिक है, इसमें उसका आधा फ्लक्स चला जाएगा। तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बस लॉजिकली थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा तो दिमाग चाहिए अपने को। सो बिल्कुल लॉजिकली आप बता सकते हो कि भाई आधा अगर मैंने गॉसियन सरफेस बनाया तो पूरे में से क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट जाएगा, तो आधे सरफेस से कितना जाएगा, क्यू नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी इजी न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं, बस थोड़ा लॉजिक बनाना पड़ेगा आपको। और एक प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई सरफेस है, यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर एक क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है, तो इस क्यू नॉट चार्ज की वजह से एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा। आपको पता है ये क्लोज सरफेस है और एक क्यूबिकल है, तो सारे के सारे सरफेसेस आइडेंटिकल है। अब इस क्यूबिकल क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल जाएगा। ऐसे कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, और सब में क्या वो फ्लक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक फेस से कितना जाएगा, 1/6 टाइम्स क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये लॉजिक समझ में है ना। ऐसा क्यूब है, बीच में चार्ज है, तो इस क्यू नॉट चार्ज की वजह से हर फेस से जो फ्लक्स जा रहा है वो पूरे फ्लक्स का 1/6 रहेगा, क्योंकि देयर आर 6 साइड्स इन ए क्यूब, राइट। तो एक साइड से जाएगा क्यू नॉट बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। चलो इसी प्रॉब्लम को थोड़ा घुमाते हैं। अभी क्या करता हूँ ना, मैं इस चार्ज को यहाँ पे एक सरफेस पे रख देता हूँ, है ना, मतलब सरफेस मतलब एक फेस के सेंटर पे रख देता हूँ। अगर आपसे पूछा गया कि ब्लॉक में से कितना फ्लक्स जा रहा है, ब्लॉक में से टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है, ये भी बड़ा आसान है। आप क्या करो ना, ऐसा ही सिमिलर ब्लॉक, सेम ब्लॉक खुद से बना दो। यहाँ पे खुद से अगर मैं सेम ब्लॉक बना दूं तो मुझे बताओ इन दोनों ब्लॉक में से टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है। ये दोनों ब्लॉक के अंदर आधा इधर आधा उधर, तो पूरे में से कितना जाएगा, क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उसका कितना पोर्शन प्रॉब्लम में दिया हुआ है, आधा ही पोर्शन दिया है सर। तो आधे पोर्शन से कितना जाएगा, 1/2 क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो कितना आसान है, यस और नो। बस ये लॉजिक लगाते आना चाहिए, और ये लॉजिक कैसे लगेगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, वैसे पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट इसी में और घुमा के अगर क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछा जा सकता है। अब यही चार्ज मैंने इसके कॉर्नर पे रख दिया क्यू नॉट। अब पूछा जाएगा भाई एक फेस में से कितना फ्लक्स जा रहा है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, और समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना, मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपको कोशिश करूँगा
क्लैरिफाई करने की, लेकिन यहीं पे समझ में आ जाएगा ज़्यादातर बच्चों को। देखो ये है क्यू नॉट चार्ज। अगर ये क्यू नॉट चार्ज है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना, हाँ ठीक है, ये क्यू नॉट चार्ज। ओके, अब अगर आप इमेजिन करोगे तो मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स निकालता हूँ। इस क्यू नॉट चार्ज को अपन सेंटर पे लेके आता है ना। अब एक सरफेस से आपको इस सरफेस से फ्लक्स निकालना है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ ना, कुछ ऐसे ब्लॉक्स निकालता हूँ। देखो यहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक्स आएंगे। एक ब्लॉक में जस्ट वेट, ठीक है, हाँ यहाँ पे 2 मिनट हाथ से निकालते हैं, है ना। एक ब्लॉक में ऐसा बनाता हूँ, देखो यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया। इसके सामने एक ब्लॉक रख देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, आधे पोर्शन में एक ब्लॉक आ गया, ठीक है। इसके और साइड में एक ब्लॉक रख देता हूँ, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। अगर आप देखोगे इस ब्लॉक के आगे एक ब्लॉक रखा, इस साइड एक ब्लॉक रखा, इस साइड एक ब्लॉक रखा, ठीक है। अभी क्या करता हूँ ना, इसके ऊपर कुछ ब्लॉक्स रख देते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि इसके ऊपर अगर मैं ब्लॉक रखूँ तो देखो कैसे आएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है, ओके। और ऐसे जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ऊपर ब्लॉक रखूँ तो ऊपर का टॉप व्यू अगर आप देखोगे तो ऊपर ऐसे 4 ब्लॉक्स मैंने रख दिए, है ना। इसका ये टॉप व्यू हो गया, ठीक है। इसका साइड व्यू अगर देखोगे तो यहाँ पे ऐसे ब्लॉक्स है, और ये चार्ज जो है इसके सेंटर पे रहेगा, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर, है ना। जैसे कि मैं अगर करूँ, जस्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्रॉब्लम, बड़ा ही आसान है। अगर ये मैंने ब्लॉक रख दिया, है ना, तो यहाँ पे मैं क्यू चार्ज रखता हूँ। इस ब्लॉक के इस साइड एक ब्लॉक, इस ब्लॉक के आगे एक ब्लॉक, इस ब्लॉक के एक आगे ब्लॉक, ठीक है। तो ऐसे 4 ब्लॉक बन गए। अब मैंने इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक बड़ा सा ब्लॉक बनेगा जो कितने ब्लॉक से बना हुआ रहेगा, 8 ब्लॉक से बना हुआ रहेगा, है ना। और इसके सेंटर पे एक चार्ज रहेगा, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ हर फेस में से कितना फ्लक्स जा रहा है, किसी भी ब्लॉक को कितने फेसेस रहते हैं, 6 फेसेस, तो एक फेस से कितना जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये तो पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अब अगर देखोगे ये वाला पोर्शन, है ना, ये सेंटर पे था, इसके आगे एक ब्लॉक था, और इस ब्लॉक में ऐसे कितने पोर्शंस थे, है ना। ये अंदर है, ये जो चार्ज है ना ये अंदर है, तो इसके ये आगे वाला जो पोर्शन है ये 4 ब्लॉक का बनाया हुआ होगा। तो हर साइड से कितना जा रहा है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, जो अपन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मानी है उसमें से। तो और हर ब्लॉक मतलब एक फेस कितने ब्लॉक से बना हुआ है, 4 ब्लॉक से। तो इसका कितना पार्ट लेंगे अपन, 1/4 पार्ट लेंगे, ठीक है। अपने को तो एक ही फेस से निकालना है ना, 4, ये 3 फेसेस तो अपन ने माने हुए, एक फेस से कितना जा रहा है टोटल, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। और एक फेस के कितने पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, 4, उसमें से एक पार्ट से कितना जाएगा, इस पूरे फ्लक्स के 1/4। ये समझ में आया कि नहीं आया। सो टोटल फ्लक्स थ्रू वन फेस विल बी इक्वल टू Q/24 एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात है, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं एक ब्लॉक मैंने रखा, ठीक है, इसके कॉर्नर पे एक चार्ज है, इस ब्लॉक के आगे एक ब्लॉक है, ठीक है, हाँ, इस कॉर्नर पे इसके आगे एक ब्लॉक है इस साइड, और ये अब बचा हुआ पोर्शन ये, तो एक ऐसा और एक बचे हुए पोर्शन में ऐसे 3 ब्लॉक रख दिए। अब टोटल कुल मिला के कितने ब्लॉक हुए, नीचे 4। अब इस 4 ब्लॉक के ऊपर और 4 ब्लॉक मैंने रख दिए। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक था इसके कॉर्नर पे जो चार्ज था वो चार्ज क्या हो गया, उस पूरे ब्लॉक के सेंटर पे हो गया। और ये जो बड़ा ब्लॉक अपन ने बनाया हुआ है, कुल मिला के 8 ब्लॉक का बना के एक नया ब्लॉक बन जाएगा, जिसको साइड कितनी रहेगी, 6, और एक साइड से कितना जाएगा, टोटल तो Q/एप्सिलॉन नॉट जाएगा, तो एक साइड से कितना जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो ब्लॉक है ये कितने, मतलब एक फेस अगर देखा जाए बड़े ब्लॉक का, तो ये 4 ब्लॉक का बना हुआ फेस है, तो एक फेस से कितना जाएगा, इंटू 1/4।
तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे, देखो अगर फ्लक्स निकालना है ना तो उसके कई सारे तरीके हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए कभी भी अगर फ्लक्स का प्रॉब्लम आया, चाहे वो एडवांस रहे, चाहे वो नीट रहे, चाहे वो जेई रहे, तो फ्लक्स अगर निकालना है तो 3 तरीके से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है बेटा फ्लक्स का वो फॉर्मूला इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। देन दूसरा थ्रू गॉस लॉ, गॉस लॉ आपको पता है साइक्लिक इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से भी आप फ्लक्स निकाल सकते हैं इनडायरेक्टली। देन थर्ड वन इज सॉलिड एंगल मेथड। अब ये सॉलिड एंगल क्या रहता है ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। प्लेन एंगल तो आपने पढ़ा हुआ है। प्लेन एंगल कैसा रहता है, नॉर्मल ऐसा, ये दो सरफेस, दो लाइन से उनके बीच में का एंगल मतलब प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल आता है 3D में। जैसे कोई चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज से चारों डायरेक्शन में ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट चारों डायरेक्शन में हो रही है। तो 3D में अगर मुझे एंगल मेजर करना है तो उसको कहा जाता है सॉलिड एंगल। तो इसी सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे इस प्रॉब्लम को जानने से पहले। अब मुझे निकालना इस क्यू चार्ज की वजह से इसमें से फ्लक्स कितना जा रहा है। तो एक मैं दोनों मेथड बताऊंगा और दोनों मेथड कैसे करनी है इन डिटेल देखेंगे। जैसे कि मान लेते क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज की वजह से इसमें से फ्लक्स कितना जा रहा है वो अपन निकालेंगे। मान लेते हैं मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, इस रिंग से निकालना है, तो मैं इस रिंग में एक एलिमेंट लेता हूँ, आर पे जाके एक डी आर लेन का एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत, ठीक है। ये डी आर लेन का मैंने एलिमेंट ले लिया, ठीक है। ये आर, दिस थिकनेस इज डी आर, हाँ, और इसको मैंने ज्वाइन किया। अगर आप देखोगे इसके वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी, और इस पोर्शन का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, डी ए वेक्टर मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, हाँ, ठीक है। ई वेक्टर इस डायरेक्शन में और डी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये एंगल थीटा मान लेते हैं। अगर ये थीटा मानोगे तो ये भी थीटा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। अगर आप देखोगे फ्लक्स क्या रहता है, व्हाट इज फ्लक्स, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है कि नहीं। और यहाँ पे अगर एंगल देखोगे तो वो कितना आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन लेना है। अच्छा, किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से इस डिस्टेंस पे मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, तो x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी बेटा बताओ, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से x डिस्टेंस पे के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। और इस एरिया, कितने एरिया, इसका एरिया कितना है बताओ, ये रिंग है और ऑफ स्मॉल थिकनेस डी आर, तो 2 पाई आर उसका सरकमफ्रेंस इंटू डी आर उसकी थिकनेस, क्या इसका एरिया आ गया इस रिंग का, ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू डी आर, और कॉस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो आर अपॉन एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया, मुझे इतनी बात बताओ। अब करना क्या है इसमें, इसमें 2 वेरिएबल है, एक तो आर बी वेरिएबल है और एक्स हर पॉइंट का वो भी चेंज हो रहा है। तो अब एक्स को कैसे रिप्लेस करोगे बताओ। एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ आर। यहाँ पे अगर देखोगे फाई जो है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, फाई विल बी इक्वल टू के क्यू। आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ये आर, और ये मान लेते हैं ये हाइट h मान लेते हैं, और इसका थिकनेस जो है ना वो डी एच मान लेते हैं। मैंने थिकनेस 2 पाई एच डी एच मान लेते हैं इसका थिकनेस, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे के क्यू अपॉन इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर किसका रहेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देन 2 पाई इंटू एच, 2 पाई इंटू एच इंटू आर बाय आर, मतलब क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा इज एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब आर, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है अपना x, और x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर। यस और नो? अगर आप देखोगे यहाँ पे आर फिक्स्ड है क्योंकि चार्ज का जो डिस्टेंस है इस डिस्क से फिक्स्ड है, तो आर हो गया मेरा कांस्टेंट, आर मेरा कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है, क्यू तो कांस्टेंट है। फिर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है 2πh इंटू डी एच की टर्म नहीं लिखी मैंने, वेरिएबल है यहाँ पे h, h इज ए वेरिएबल। और h कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी हो रहा है? 0 से लेके कैपिटल R, 0 से लेके कैपिटल R। तो इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, ज़रूर सॉल्व कर सकते हो, मैं आप तक छोड़ता हूँ बेटा, एडवांस के बच्चे हो तो आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर ही सकते हो। इसको मैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू द पावर 3/2 लिख सकता हूँ। फिर इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करो, और इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से ये आंसर आप निकाल सकते हो। इसमें ज़्यादा अपन पे नहीं करेंगे, बाकी सब मैथमेटिक्स है, ठीक है। फिजिक्स यही पे खत्म हो जाता है। और किस तरीके से मैं यही क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं इसी क्वेश्चन को अगर करना है तो और एक मेथड से कर सकता हूँ, दैट इज सॉलिड एंगल से। सॉलिड एंगल से व्हाट इज सॉलिड एंगल? अगर मैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज लूँ, कोई भी अगर ऐसा सरफेस रहा, ठीक है, हाँ, कोई भी अगर ऐसा सरफेस रहा, यहाँ पे पॉइंट चार्ज रहा और ये है एरिया, तो अपने को एरिया कौन सा लेना है? यहाँ पे जब सरफेस को ज्वाइन करेंगे आर डिस्टेंस से, तो परपेंडिकुलर एरिया लेना है। सो ये जो परपेंडिकुलर एरिया रहेगा ds परपेंडिकुलर अपॉन वहाँ का डिस्टेंस, उस एरिया का और उस चार्ज का, जहाँ से सॉलिड एंगल निकालना है, इज नथिंग बट सॉलिड एंगल। तो अगर देखोगे इसका यूनिट कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर में रहता है और रेडियस स्क्वायर मतलब वो भी मीटर स्क्वायर में आएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी है, लेकिन ये मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में। तो ये 3D में एंगल रहता है, ऐसा 3D में एंगल। यस और नो? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा, निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? मान लेते हैं यहाँ पे अगर कोई प्लेट है, इसका अगर सॉलिड एंगल आपको निकालना है, ठीक है, इसका अगर सॉलिड एंगल निकालना है और आपको प्लेन एंगल अगर दिया गया, मैं थोड़ा बहुत मेथड बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशंस आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे आर पे जाके dr थिकनेस का एलिमेंट ले लो, ठीक है। अब सॉलिड एंगल निकालना है तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया कितना रहेगा बताओ? 2πr इंटू डी आर, और लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज कैपिटल R, ठीक है। तो ये रिंग का एरिया रहेगा 2πr इंटू डी आर। अच्छा, आर को कैसे लिख सकता हूँ मैं? आर को अगर देखोगे आप, है ना, एक थीटा एंगल ले लेते हैं अपन, तो व्हाट इज आर इन टर्म्स ऑफ थीटा? यहाँ पे अगर देखोगे साइन थीटा कितना आ रहा है? साइन थीटा इज इक्वल टू, ये अगर आर हो गया तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस और नो? तो ये जो एरिया आएगा, ये स्मॉल एरिया आएगा ds, दैट विल बी इक्वल टू 2πr dr। तो एरिया को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ यहाँ पे, और एरिया कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे वो देखना भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर देखोगे दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे अपन डायरेक्टली एरिया कर नहीं सकते। dr को क्या रिप्लेस करोगे आप? दिस इज 2πr। dr को क्या रिप्लेस कर सकता हूँ मैं? थीटा भेजा के एक डी थीटा का एलिमेंट अपन ने लिया हुआ है। सो dr विल बी इक्वल टू वॉट? ये जो रेडियस है इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। ये आर रहेगा तो ये भी आर ही रहेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। इस ऐसे सरफेस का मैंने लिया हुआ है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आर 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 रेडियस की रहेगी। एक स्पेरिकल पोर्शन मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, तो सब आर आर रहेगा। तो आर पे जाके मैंने डी आर का एलिमेंट लिया और थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया। तो ये जो है इसका थिकनेस रहेगा आर डी थीटा, और इसका एरिया कितना रहेगा देखो यहाँ पे। सो स्मॉल एरिया ds विल बी इक्वल टू 2πr। आर को क्या लिखोगे आप? साइन थीटा। साइन थीटा विल बी इक्वल टू, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाय अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर लेकिन डायरेक्टली अपन नहीं कर सकते क्योंकि आर भी वेरी हो रहा है यहाँ पे, तो ये x डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो आर अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ पे आप साइन थीटा की वैल्यू रख सकते हो, dr की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, और 2πr की वैल्यू रख सकते हो। dr की वैल्यू क्या रखोगे आप? आर डी थीटा। तो पूरी की पूरी टर्म, फिर r लिखो आर साइन थीटा, पूरी की पूरी टर्म किसके टर्म में आ जाएगी? थीटा के टर्म में आ जाएगी, है ना। 2π कैपिटल R साइन थीटा इंटू dr क्या रहेगा? आर डी थीटा। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, कहाँ से लेके कहाँ तक। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? 2πr बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन मुझे लेना है 2πr
स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। और थीटा कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी हो रहा है, 0 से लेके अल्फ़ा तक, 0 टू अल्फ़ा वैल्यू हो रहा है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, सॉरी, और ये 0 टू अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, वॉट, दिस इज कॉस 0, तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा आएगा जब इंटीग्रेशन आप पुट करोगे। आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, तो आप अगर सॉलिड एंगल देखोगे तो सॉलिड एंगल मैंने बताया था जो परपेंडिकुलर एरिया रहता है अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया कितना है टोटल, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर गेट कैंसिल। तो जो सॉलिड एंगल आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। व्हाट इज़ अल्फ़ा हियर, अल्फ़ा इज़ अ प्लेन एंगल, अल्फ़ा यहाँ पे प्लेन एंगल है। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल इन टर्म्स ऑफ प्लेन एंगल आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। आपको इसमें याद रखने वाली बात क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो चलेगा, बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा डिस्क टाइप या फिर कोई भी सर्कुलर शेप का एलिमेंट है, एंड सपोज इट इज़ मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा, प्लेन एंगल अल्फ़ा, ये वाली लाइन हॉरिजेंटल के साथ बना रही है, तो जो सॉलिड एंगल है इट इज़ गिवन बाय 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मुझे एक बात पता है कि भाई अगर मैं अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा अगर मैं 90 डिग्री रखूँ, अल्फ़ा अगर 90 डिग्री करोगे तो अल्फ़ा देखो कैसा आएगा, अल्फ़ा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूँ तो यहाँ पे अल्फ़ा देखो कितना आता है प्लेन एंगल, क्योंकि अपन एंगल कितना ले रहे हैं, टोटल एंगल के कितना ले रहे हैं अपन, थीटा के हाफ ले रहे हैं, अल्फ़ा जो है थीटा का हाफ है। तो अल्फ़ा अगर 90 लोगे तो यहाँ पे सॉलिड एंगल देखो कितना आएगा, सॉलिड एंगल विल बी इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस 90, या अल्फ़ा 90 है तो यहाँ पे सॉलिड एंगल आएगा 2 पाई। तो मैं बोल सकता हूँ हेमिस्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल आता है वो कितना आता है, 2 पाई। अच्छा, पूरे स्फीयर के लिए कितना आएगा, अगर इसी पोर्शन को मैं पूरा घुमाऊँ, है ना, अगर हाँ अल्फ़ा ले लेता हूँ मैं तो पूरा टोटल एंगल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो मैं अगर और अल्फ़ा घुमाऊँ उसको तो ये टोटल एंगल इतना आएगा। तो ये अगर एंगल लेना है टोटल, ठीक है, तो उसके लिए अल्फ़ा कितना आएगा अपन देखेंगे, उसके लिए अल्फ़ा ये टोटल एंगल आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब टोटल एंगल के आधा अल्फ़ा रहेगा। तो यहाँ पे अगर सॉलिड एंगल निकालोगे 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस, और ये अल्फ़ा कितना आ रहा है, पाई की इक्वल मतलब 180, एंड कॉस 180 इज़ -1, तो यहाँ पे रहेगा 1 माइनस -1, तो ये कितना आएगा 4 पाई। तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल आ रहा है वो किसकी इक्वल आ रहा है, 4 पाई। तो याद रखना हेमिस्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल आता है वो 2 पाई आता है, और पूरे स्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल आता है वो 4 पाई आता है। ज़रूरी नहीं हेमिस्फीयर के लिए ही अल्फ़ा आ जाए, किसी भी शेप जिसका बेस ऐसा रहे, चाहे वो फिर कोन रहे, ठीक है, और कोई पोर्शन रहे, तो इसका जो सॉलिड एंगल रहेगा वो 2 पाई ही रहेगा, क्योंकि वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये क्लोज सरफेस कैसी। डिड यू गेट माई पॉइंट। इसी पे बेस्ड अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन इरोडो में भी पूछा गया है, उन्होंने पूछा भाई इसमें से फ्लक्स कितना गया आपको निकालना है, ठीक है। तो लेट अस सपोज यहाँ पे ऐसी रिंग दे दी आपको, लेट अस सपोज द रिंग का भी रेडियस आर है, रिंग का भी रेडियस आर है, तो ये आर, तो ये वाला एंगल कितना बन गया बच्चों, 45 डिग्री, बिकॉज tan थीटा इक्वल टू r बाय आर दैट इज़ 1, तो ये हो गया 45 डिग्री। अब मुझे इसमें से फ्लक्स निकालना है। अब ये वाला पोर्शन भूल जाओ, अब इसकी वजह से फ्लक्स आप निकाल सकते हो। मुझे पता है बेटा क्यू चार्ज की वजह से चारों डायरेक्शन में फ्लक्स कितना जाता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चारों डायरेक्शन में कितना जाता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से अपन कौन सा एंगल निकालना है, सॉलिड एंगल फॉर अल्फा, यहाँ पे अल्फा कितना है 45 डिग्री, तो इसका सॉलिड एंगल अपन निकाल सकते हैं 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 45। तो सॉलिड एंगल कितना आ रहा है बच्चों, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 45 इज 1/√2। ये बात समझ में आई, ओके। अब मुझे एक बात पता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल सॉलिड एंगल मतलब चारों डायरेक्शन में जाता है, और चारों डायरेक्शन का सॉलिड एंगल कितना है अपना 4 पाई। स्फीयर का एग्जांपल याद करो, पहले इसमें जो अपन ने लिया था यहाँ पे 4 पाई आया था, तो 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स कितना आता है क्लोज सरफेस के लिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब मैं अगर यहाँ पे क्यू रखूँ तो ये चारों डायरेक्शन में
जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और चारों डायरेक्शन का सॉलिड एंगल कितना आता है 4 पाई। तो मुझे इस एंगल के लिए कितना फ्लक्स आएगा वो निकाल सकता हूँ। ये तो बड़ा ही आसान हो गया सर, है ना। ऐसे तो रेशियो प्रोपोर्शन में अपन देखे थे, तो क्या करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे फाई ले लेता हूँ मैं इसको, 2 मिनट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो फाई इंटू 4 पाई विल बी इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई पाई गेट कैंसिल, तो यहाँ पे फाई कितना आएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, 4 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो इसके वजह से इतना जा रहा है। अब मुझे बताओ प्लस क्यू की वजह से इतना जा रहा है, माइनस क्यू क्या करेगा। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी जाएगी, तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आएगी, है ना। माइनस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और प्लस क्यू क्या करेगा, यहाँ से ओरिजिनेट होंगी लाइन्स। और आपको पता है फ्लक्स इज विच क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस डायरेक्शन में जा रही है, तो फ्लक्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कितने क्रॉस करेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, वही तो निकालना अपने को। तो अगर ये भी सिमेट्रिक ही चार्ज है लेकिन अपोजिट मतलब अपोजिट मैग्नीट्यूड का है और इस डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स तो उसका उतना ही आने वाला है। तो टोटल आंसर कितना आएगा, ये जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाइड बाय 2। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, और इसको कहते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन। अब मुझे बताओ इसमें डिफ़िकल्ट क्या है, समझ में आई बात। ठीक है, इसी पे बेस्ट अगर इनको घुमाना है तो कैसे घुमा सकते हैं वो अपन देखेंगे। कभी कभी ऐसा रहेगा कि भाई प्लस क्यू माइनस क्यू दे दिया लेकिन अलग अलग डिस्टेंस पे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोशिश करोगे, मान लेते ये डिस्टेंस आ रही है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कितना आ रहा है एंगल, साइन tan थीटा इक्वल टू आर अपॉन आर बाय, मान लेते मैं आर बाय रूट 3 ले लेता हूँ, है ना। ये वाला डिस्टेंस आर बाय रूट 3 लेता हूँ और ये आर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर एंगल देखोगे तो tan थीटा कितना आ रहा है, देखो tan थीटा इक्वल टू आर अपॉन आर बाय रूट 3। तो रूट 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आएगा थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा कितना आ रहा है 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे आ रहा है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और यहाँ पे अगर एंगल देखोगे तो ये थीटा कितना आ रहा है बच्चों, ये थीटा आ रहा है आर बाय आर, मतलब 45 डिग्री। अब यहाँ से फ्लक्स अगर आप देखोगे तो इसका सॉलिड एंगल देखो कितना आता है, 2 पाई 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री इज 1 बाय रूट 2 रूट 3, 1 बाय 1 माइनस रूट 3 रहता है कॉस 60। अब आपको पता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई से जाता है, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस रूट 3 सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस रूट 3 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 पाई। पाई पाई गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे 5 कितना आएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस रूट 3। ये समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ पहले, यस और नो। हाँ, तो इतना अमाउंट ऑफ फ्लक्स यहाँ से जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए, नहीं कॉस 60 इज रूट 3 बाय 2 ना, सॉरी मेरी गलती हो गई यहाँ पे, रूट 3 बाय 2, यस रूट 3 बाय 2, वही मैं सोच रहा हूँ फ्लक्स निगेटिव यहाँ पे कैसे है। हाँ, रूट 3 बाय 2, मुझे tan 60 की वैल्यू दिमाग में थी इसलिए गलती से वो लिख दिया। तो 1 माइनस रूट 3 बाय 2, ये समझ में आया क्या आपको। अब इसमें से फ्लक्स तो आपको पता है, ये तो पहले इसमें कर दिए थे अपन। पहले इसमें आंसर कितना आया था अपना, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय रूट 2। तो यहाँ पे इसके वजह से, दूसरे चार्ज की वजह से, माइनस क्यू की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय रूट 2। चेक, 1 माइनस 1 बाय रूट 2। तो अब क्या करेंगे, जो नेट फ्लक्स आएगा, अब प्लस के वजह से इस साइड जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्या करेगा, अपने साइड खींचेगा। तो ये दोनों फ्लक्स, ये φ1 मान लेते और ये φ2 मान लेते, तो नेट फ्लक्स क्या इन दोनों का एडिशन रहेगा, यस और नो, यस। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब घुमा के देखो, क्वेश्चन दिए रहते हैं कई सारे मॉड्यूल्स में, लेकिन अपने को बनाते आनी चाहिए। अगर इसमें अगर चेंजेस किए तो कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, इसी को कहते हैं एडवांस लेवल की प्रिपरेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लेते हैं यहाँ पे क्यू चार्ज मैंने रख दिया, और मुझे इस स्पेरिकल सरफेस से, ये है मेरी स्पेरिकल सरफेस,
इस स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसमें फ्लक्स कितना आ रहा है। अगर आप देखोगे कोई चार्ज है किसी भी स्फेरिकल सरफेस से, नेट फ्लक्स तो हमेशा जीरो रहता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ भाई यहाँ से कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, बस मुझे ये निकालना। मुझे नेट नहीं निकालना है, नेट तो जीरो ही रहेगा, आना जितना आएगा उतना जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई कितना पास हो रहा है, पास मतलब कितना इसको क्रॉस कर रहा है, ये अगर मुझे निकालना है। तो नॉर्मली बच्चे क्या कर देते हैं ना, सर ये तो बड़ा ही आसान है, इसमें मैं रिंग मान लेता हूँ, फिर ये आर डिस्टेंस मान लेते हैं, इसका भी रेडियस आर ही है। आर डिस्टेंस या आर डिस्टेंस तो 45 डिग्री, जो पहला वाला आंसर था वही था। नहीं, यहाँ पे अगर आप खाली इसमें से लोगे तो ये वाला पोर्शन तो आपने कट कर दिया, क्योंकि कुछ फील्ड लाइंस इसको टेंजेंशियल भी जाएगी ना, तो ये जो टेंजेंट है इनके बीच में ये वाली लाइंस भी अपने को कंसीडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपने को क्या डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि आप खाली रिंग लोगे ना तो ये वाली लाइंस उसमें नहीं आएगी, तो टोटल फ्लक्स नहीं आएगा, आंसर गलत आएगा। तो ये वाला, तो इसके अंदर जितनी भी लाइंस आ रही है वो आंसर रहेगा। तो ये अगर अल्फ़ा है, मुझे बताओ ये है आर, ये टोटल डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो ये आर, ये आर, सॉरी ये आर तो नहीं बन सकता, मैं इसको 2r ले लेता हूँ, है ना, ये 2r, ये r, क्योंकि ये हाइपोटेनियस बन गया ना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, निकालो तो √4r² - r², मतलब √3r², ठीक है। तो यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल सकते हो। कॉस अल्फ़ा अगर देखोगे एडजेसेंट कितना रहेगा, √3r², एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 2r। तो यहाँ से फ्लक्स कितना जाएगा, मैं फ्लक्स की अगर बात करूँ तो वो आएगा Q/2ε0 1 - cos अल्फ़ा, है ना। मैंने कहाँ से उठाया फॉर्मूला, यहाँ से, यहाँ पे सब चीज़ें वही आ रही ना, Q/2ε0 1 - cos समथिंग आ रहा है, तो वही से मैंने लिया है, ठीक है। अब हर बार वो करते नहीं बैठूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो Q5 विल बी इक्वल टू Q/2ε0 1 - cos अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, √3r बाय 2r, यहाँ आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3/2 आएगा। यस और नो, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो इसी तरीके के क्वेश्चंस फ्लक्स में पूछे जाते हैं, तो अप्रोच इसको ऐसे करना है। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ से और यहाँ से ये वाले पॉइंट्स लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। टेंजेंशियल अपने को मैक्सिमम निकालना है ना। अगर आप खाली इस पोर्शन से लोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर चार्ज रखा और इस पोर्शन से लोगे, है ना, इन दोनों पॉइंट से, तो ये वाली जो लाइंस है, ये वाली लाइंस तो आपने मिस आउट कर दी ना, ये वाली और ये वाली। तो ये तभी लोगे, ये वाली पॉइंट्स भी जब तभी कंसीडर करोगे जब परपेंडिकुलर डालो, क्योंकि टेंजेंट की बाहर वाली लाइन तो सारी स्फीयर के बाहर जा रही है, मतलब जो लास्ट लाइन इसमें से पास होगी वो कौन सी होगी, जस्ट बिफोर टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन तक कितने लाइंस जा रही है वो सारी निकालनी पड़ेगी अपने को, इसलिए मैंने यहाँ पे टेंजेंट तक लिया है। समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस फ्लक्स में से पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें से पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको तीन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वर्क करना है। दैट इज़ फ्लक्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, देन गॉस लॉ, एंड देन सॉलिड एंगल। नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं कि भाई फ्लक्स जो है ना स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, भूल ही जाते हैं, वो उसी में खेलते बैठते हैं कि इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, बस वेक्टर में खेलते रहते हैं। हालांकि फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इतनी आसान चीज़ों भूल जाते हैं। उसके ऊपर भी आप खेल लो ना तो बहुत टाइम कम बचेगा। जैसे कि सॉलिड एंगल से मैंने बताया आपको कितना आसानी से, सॉलिड एंगल का आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2π1 - cos अल्फा, वेयर अल्फा इज एन प्लेन एंगल एंड फाई इज ए ओमेगा इज ए सॉलिड एंगल। तो किसी भी सॉलिड एंगल पे कितना फ्लक्स जाएगा वो अपन निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर सही में ये नॉलेजेबल लग रहा है लेक्चर तो प्लीज़ एक थम्स अप कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा रहा ये लेक्चर आपके लिए, आपके कुछ कंसेप्ट खुले कि नहीं। मुझे अच्छा लगेगा आपका फीडबैक जानना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी फ्लक्स मैंने कंप्लीट कर दिया है पूरा। नेक्स्ट वीडियो अपन 1 शॉट वीडियो लाने वाले हैं 1D मोशन। तो बने रहिए। थैंक यू।